तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में हमारा जो फर्स्ट सबस्ट्रेट है हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने का, दैट इज़ अल्कोहल। अल्कोहल एक्चुअली मोस्ट सूटेबल सबस्ट्रेट होते हैं हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने के। और अल्कोहल से हम कई तरीके से एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड क्या है, अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं प्लस HCl ले रहे हैं और ZnCl2 की रिएक्शन करवा रहे हैं, उससे हमें क्या मिल रहा है, RCl। इट्स वेरी सिंपल, हम ले रहे हैं अल्कोहल ROH और उसकी रिएक्शन हमने किससे करवा दी, HCl से। तो बहुत सिंपल है याद रखने के लिए। देखो क्या होगा, H2O रिमूव हो जाएगा, H2O निकलेगा, ठीक है, और RCl आपके पास बन जाएगा प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट जो निकलेगा वो H2O निकलेगा। यहाँ पे हमें जो कैटलिस्ट लेना है वो क्या लेना है, एनहाइड्रस ZnCl2। तो मतलब ये जो ZnCl2 इसका क्या रोल है, पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसका रोल क्या होता है। सो रोल ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारा अल्कोहल होता है इसमें जो OH ग्रुप होता है वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है। OH जो होता है वो क्या होता है, हमारा पुअर लिविंग ग्रुप। मतलब जो OH है वो जल्दी से लीव नहीं करता। OH जो है, हम अगर सोचें कि OH इलेक्ट्रॉन्स लेके अपने आप निकल जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो OH है ना वो पुअर लिविंग ग्रुप है। अब वो पुअर लिविंग ग्रुप क्यों होता है उसके पीछे का भी रीज़न हम समझते हैं। देखिए कि ऐसा क्या है कि इसके अंदर वो पुअर लिविंग ग्रुप है ही क्यों। तो आपको याद होगा हम लोग एक स्टेटमेंट देते हैं लिविंग ग्रुप के बारे में, ठीक है, और वो स्टेटमेंट क्या होती है, बेटर द बेस पुअर द लिविंग ग्रुप। बेटर द बेस पुअर द लिविंग ग्रुप, पुअर द लिविंग ग्रुप। कहने का मीनिंग ये है कि जो जितना अच्छा बेस होगा वो उतना ही पुअर क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है, एंड वाइस वर्सा। मतलब हमें ये देखना होता है कि जो हमारा लिविंग ग्रुप है वो कैसा बेस है। तो लिविंग ग्रुप अगर मैं OH नेगेटिव की बात करूं, करेक्ट, और ये कैसा बेस है, ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, अगर मुझे ये पता करना है तो मेरे पास एक मेथड है। मैं क्या करता हूँ, इसका एसिड चेक करता हूँ, यानी इसको एसिड में कन्वर्ट करता हूँ, यानी ये देखता हूँ ये किसका कॉन्जुगेट बेस है, ये किसी ना किसी का कॉन्जुगेट बेस होगा। तो ये कौन से एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, अगर मुझे ये पता करना है तो इसमें मैं एक H जोड़ देता हूँ। तो अगर मैं OH नेगेटिव में जैसे ही H जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, H2O। क्लियर है। और ये जो H2O है, अब ये क्या है, यहाँ पे एसिड है, ठीक है। H2O जो है वो हमारे पास क्या है, एसिड है। देखिए हम लोग ये कहते हैं जैसे H2 है ना, ये H2 हमारे पास क्या है, एसिड है। और हमें ये देखना है कि H2O कैसा एसिड है। हमें पता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके जो कॉन्जुगेट बेस हुआ करते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो अगर मैं ये चेक कर लूँ कि H2O जो है वो कैसा एसिड है, तो मुझे ये पता चल जाएगा ये कॉन्जुगेट बेस कैसा है। तो हमें पता है H2O जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, वीक बे एसिड होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक एसिड होते हैं। इवन सबको पता है कि H2O ऑलमोस्ट क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो हम कहते हैं ये बहुत ज़्यादा वीक एसिड होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक एसिड होते हैं। तो इनका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा यानी OH नेगेटिव, ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। OH नेगेटिव एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो अभी हम लोग ये जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं इसका मीनिंग क्या है, बेटर द बेस या स्ट्रॉन्गर द बेस पुअर द लिविंग ग्रुप। इसका मतलब OH नेगेटिव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है। पुअर लिविंग ग्रुप का मतलब ये OH नेगेटिव अपने आप लीव नहीं कर पाता। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस रिएक्शन में ZnCl2 का क्या यूज़ होता है, ZnCl2 हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं। तो होता क्या है कि जो हमारा अल्कोहल होता है यानी ROH, इस O के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो ZnCl2 हम लेते हैं ये क्या है, हमारा ल्यूइस एसिड है। ये हमारे पास क्या है, ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिड्स क्या हुआ करते हैं, जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, मतलब उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता।
तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो हमारा ये अल्कोहल है, ये इसको जिंक को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्यों डोनेट करेगा? क्योंकि जो जिंक है ना, वो जिंक उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जिंक चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, इसलिए जिंक इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करता है। तो वो कहाँ से गेन करेगा? ओ से। तो जैसे ही जिंक क्लोराइड जो है, उसका जो जिंक है वो ओ से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा? कुछ इस तरह से मिल जाएगा आर ओ। और यहाँ पे क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर? ऑक्सीजन पर एक, और एक क्या आ जाएगा? ओ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया ऑक्सीजन पे? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना एक जो लोन पेयर है वो डोनेट कर दिया। और यहाँ पे जिंक क्लोराइड ZnCl2 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जो ऑक्सीजन है ना, इस पे क्या आ चुका है? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ऑक्सीजन हमें पता है कि क्या होता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर कभी भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो क्या हो जाते हैं? हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं। तो वो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए फिर से इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आते ही वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो चाहेगा कि वो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन करे और अपने उस पॉजिटिव चार्ज को जल्दी से फिनिश करे। तो उसकी वजह से ये क्या करता है, यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ये वाला जो बॉन्ड होता है ये यहाँ से टूट जाता है। तो देखो जो OH था पहले निकल नहीं पा रहा था, यानी इसको लीव नहीं कर पा रहा था, यानी बॉन्ड टूट नहीं रहा था। क्यों नहीं टूट रहा था? क्योंकि OH क्या था? आपका पुअर लिविंग ग्रुप था। ठीक है, लेकिन ZnCl2 ने उसको क्या बना दिया? ओ पे पॉजिटिव चार्ज ला के उसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। यानी अब ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये वाला बॉन्ड जल्दी से टूटेगा और OH जो होगा वो निकल जाएगा। बाद में ये OH और Zn वाला बॉन्ड भी टूट जाता है। तो अल्टीमेटली हमें जो है हमारा कार्बोकैटायन या जो कार्बन है वो फ्री मिल जाता है, उसका जो लिविंग ग्रुप है वो निकल जाता है। तो बेसिकली अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज़ द रोल ऑफ जिंक क्लोराइड हेयर, सो वी कैन से कि जो जिंक क्लोराइड है ये पुअर लिविंग ग्रुप OH को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करता है। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे कुछ और चीज़ें हम देखें। क्या हम अल्कोहल से सिर्फ एल्काइल हैलाइड ही गेट कर सकते हैं? नहीं। देखिए, अगर हम अल्कोहल से यानी एल्काइल क्लोराइड ही गेट कर सकते हैं क्या? नहीं। देखिए, अगर हमें अल्कोहल से गेट करना है एल्काइल ब्रोमाइड, तो हम यूज़ कर सकते हैं HBr। करेक्ट ही। और या फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? अल्कोहल की रिएक्शन करवा सकते हैं किसके साथ? NaBr के साथ प्लस H2SO4 के साथ। अब इस प्रोसेस में क्या होगा? ये वाली जो प्रोसेस है इसमें क्या होगा? H2SO4 पहले अपने प्रोटॉन डोनेट करेगा किसको? Br को। तो ये इन सीटू प्रिपरेशन होता है किसका? HBr का। यानी HBr रिएक्शन मिक्सचर के अंदर बनता है और फिर जो HBr होगा वो रिएक्ट करेगा अल्कोहल से। क्लियर? और H2 निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? RBr। तो क्वेश्चन पहला तो ये उठता है कि यार यहाँ पे हमने एनहाइड्रस AlCl3 क्यों, या जो ZnCl2 है वो क्यों नहीं लिया? जिंक क्लोराइड की यहाँ पे ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी? वो इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि अगर हम HF, HCl, HBr और HI इन एसिड्स को अगर हम कंपेयर करें तो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कुछ ऐसा होता है। यानी HI सबसे अच्छा एसिड होता है, फिर HBr, फिर HCl। यानी HBr जो है ना वो बहुत ही अच्छा एसिड है, गुड एसिड है। किसके कंपैरिजन में? HCl के। तो HBr क्या करता है? H प्लस आयन डोनेट करता है। और ये जो H प्लस आयन होते हैं वो अल्कोहल के O के साथ बॉन्ड बनाते हैं। यानी ऑक्सीजन अल्कोहल का इनको क्या करता है? अपने लोन पे डोनेट कर देता है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। दैट्स वाई यहाँ पे ओ पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। यानी हम ये कहते हैं कि जो HBr होगा ना वो अल्कोहल के O को प्रोटोनेट कर देता है, लेकिन HCl वाला नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि HCl इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है? HBr होता है। तो HBr के केस में हमें अलग से कोई ल्यूइस एसिड लेने की ज़रूरत नहीं होती। सिमिलरली जब हम HI की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हमें अलग से एसिड लेने की ज़रूरत नहीं होती अलग से। तो ये जो प्रोसीजर है इससे हम क्या बना सकते हैं? अल्काइल ब्रोमाइड बना सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ आती है कि अगर हम अल्काइल आयोडाइड बनाना चाहें इसी प्रोसेस से, तो क्या हमारे पास कोई मेथड है जिससे हम अल्काइल आयोडाइड बना सके?
मतलब हम आर आई बनाना चाहते हैं कुछ इसी तरह से। तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक तो अल्कोहल यूज़ करना पड़ेगा आर ओ एच, और दूसरा हमें क्या लेना पड़ेगा जैसे सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड भी ले सकते हैं। प्लस अब की बार हमें H2SO4 नहीं लेना, हमें कोई वीक एसिड लेना है, लाइक H3PO4 लेंगे हम। यहाँ पे H2SO4 क्यों नहीं लेते, उसका भी रीज़न हम देखेंगे। तो एक्चुअल में क्या होगा, ये जो H3PO4 है ना और NaI है, इन दोनों की रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होने के बाद ये हमें क्या देंगे, HI देंगे। ठीक है, और फिर रिएक्शन होगी अल्कोहल के साथ HI की, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, RI, एल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा, और प्लस हमें क्या मिल जाएगा, H2O, जो बाई प्रोडक्ट है वो निकल जाएगा। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन उठते हैं। पहला तो क्वेश्चन कि हमने डायरेक्टली HI क्यों नहीं लिया, है ना, हम इसका जो है इन सिटू प्रिपरेशन क्यों करवा रहे हैं। इन सिटू प्रिपरेशन का मतलब होता है कभी कभी हम कोई चीज़ है वो डायरेक्टली नहीं डालते रिएक्शन मिक्सचर में, प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, ए और बी को मिक्स करके डाल देते हैं, और ए और बी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जाके हमें वो रिएक्टेंट दे देते हैं। जैसे हमने एच आई को डायरेक्टली नहीं डाला रिएक्टेंट मिक्सचर में, हमने एन आई डाला और क्या ऐड कर दिया, H3PO4। इन दोनों की रिएक्शन से हमें क्या मिला, एच आई मिला। तो इसे हम इन सीटू प्रिपरेशन कहते हैं, इन सीटू। तो पहला तो क्वेश्चन यही उठता है कि क्या ज़रूरत है इन सीटू प्रिपरेशन करने की हमें, है ना, कि हम इन सीटू प्रिपरेशन कर ही क्यों रहे हैं इसका। ठीक है, तो एक तो रीज़न जैसे हम इसको इन सीटू प्रिपरेशन कहते हैं, देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन भी है ना, इन सीटू प्रिपरेशन कहते हैं हम इसे। अब पहला तो क्वेश्चन ये उठता है कि हमने डायरेक्टली एच आई क्यों नहीं डाला। उसका रीज़न ये होता है कि एच आई जो होता है ना, वो क्या है कि एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्योंकि ना आई का साइज़ बड़ा बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आई जो होता है ना वो एच को जल्दी रिलीज़ करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एच जब रिलीज़ करेगा तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो अल्कोहल होगा, उस अल्कोहल के साथ जो एच आई है वो रिएक्शन करके हमें क्या दे देता है, एल्कीन दे देता है, यानी अल्कोहल को वो रिड्यूस कर सकता है एच आई। तो अगर हम डायरेक्टली जो अल्कोहल है उसके साथ एच आई लेते हैं, डायरेक्टली एच आई डालते हैं, तो हो सकता है कि हमारा जो अल्कोहल है ना वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए हम डायरेक्टली एच आई का यूज़ नहीं करते। करेक्ट। अब दूसरा क्वेश्चन क्या उठता है कि ये उठता है कि यार यहाँ पे H3PO4 लेने की क्या ज़रूरत थी, हम यहाँ पे H2SO4 नहीं ले सकते। ये बात ध्यान रखना, जब हम जब हम ये बनाना चाहते हैं ना, एल्काइल आयोडाइड बनाना चाह रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर, हमें H2SO4 यूज़ नहीं करना होता। H2SO4 यूज़ नहीं करते। जैसे पिछली रिएक्शन में देखो, यहाँ पे आपने H2SO4 यूज़ किया था ना, लेकिन आयोडाइड बनाते टाइम हम H2SO4 का यूज़ नहीं करते। तो क्यों नहीं करते, उसका रीज़न ये होता है कि H2SO4 है ना, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हमारे पास क्या है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, जैसे एच आई बनेगा, करेक्ट, एच आई जैसे ही बनेगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, वो एच आई को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करने का मतलब है वो या तो इसमें अपना ऑक्सीजन ऐड करेगा या उसका हाइड्रोजन बाहर निकाल लेगा। तो ये इसके हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगा और आई माइनस से क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा H2SO4 है वो एच आई को तुरंत कन्वर्ट कर देगा किसमें, आयोडीन में। अब वो आयोडीन में कन्वर्ट हो गया अगर एच आई, तो वो अपना रोल प्ले नहीं कर पाएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब हमें H2SO4 यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H3PO4 हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि H3PO4 जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते। तो आई थिंक ये वाली दोनों रिएक्शन जो है वो सभी को क्लियर हो गई है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इसमें जो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने डिस्कस कर दिए। कि एक तो अक्सर वो जो है वो आपसे ये पूछते हैं कि मतलब यहाँ पे H2SO4 क्यों यूज़ नहीं कर रहे, है ना, इस तरह से। क्लियर है। तो देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है
अब एक रिएक्शन ये भी है कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं, PX3, है ना। PX3 का मीनिंग हो गया PCl3, या हम क्या यूज़ कर सकते हैं, PCl5। ठीक है, PCl3 या PCl5, इससे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि PCl3 और PCl5 जो है ना, वो एक्चुअल में क्लोरीनेटिंग एजेंट है। ठीक है, मतलब जो OH ग्रुप होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, Cl में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब इसका मीनिंग क्या है कि जैसे अगर हम लोग अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, ROH, और उसकी रिएक्शन मैंने किससे कर दी, PCl3 से कर दी। अब क्या होगा, इसका OH रिमूव हो जाएगा और Cl वहाँ पे जाके बॉन्ड बना लेगा, तो हम कह सकते हैं RCl बनेगा। ठीक है, बाई प्रोडक्ट अगर हम देखें तो क्या बनेंगे, H3PO3 बन जाता है, H3PO3, ये इसका बाई प्रोडक्ट बनता है। कितने Cl हैं यहाँ पे, 3 Cl हैं, तो हम 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स ले लेंगे और 3 ही हमारे पास क्या बन जाएंगे, अल्काइल हैलाइड बन जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं PCl5 ले लेता हूँ, तो वो भी क्लोरीनेटिंग एजेंट है, वो OH जो होगा उसको अगेन किस में कन्वर्ट कर देगा, Cl ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, तो POCl3 और HCl जो होंगे वो बाई प्रोडक्ट बनेंगे। अब यहाँ पे आप ये ध्यान रखना कि जो PCl3 और PCl5 है ना, इनका काम यही होता है, ये क्लोरीनेटिंग एजेंट होते हैं। क्लोरीनेटिंग एजेंट का मतलब हुआ कि Cl होगा, OH जो होगा अल्कोहल, उसको ये Cl में कन्वर्ट करते हैं। अगर ये हमारा R के साथ जुड़ा हुआ है OH, तो ये बना देंगे RCl। क्लियर, और अगर ये हमारा जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में है, मतलब जैसे हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O और OH है, अगर हम इसकी रिएक्शन PCl3 से करवा दें, तो अब क्या होगा, ये इस OH को कन्वर्ट कर देंगे Cl में, तो हमें एसिड हैलाइड मिल जाएगा। अब हमें क्या मिलेगा, एसिड हैलाइड मिलेगा। क्लियर है, इस तरह से। ठीक है, तो PCl3 और PCl5 दोनों का यही होता है ना। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग देखें, फर्स्ट जो हमारे पास मेथड है, हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं हेलो हैलाइड से। हेलो हैलाइड मतलब कुछ ऐसे एसिड लाइक HCl, HBr, HI, इनके साथ हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल की। दैट्स वाई हमें क्या मिलते हैं, अल्काइल हैलाइड मिलेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं ROH की रिएक्शन HCl से करवाता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, HCl RCl मिलेगा और H2O मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आता है कि इसके अंदर ZnCl2 जो है उसका रोल क्या होता है, कि हम यहाँ पे ZnCl2 क्यों ले रहे हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि जो हमारा OH ग्रुप होता है दैट इज़ पुअर लीविंग ग्रुप। ये OH यहाँ से हमें लगता है कि ये लीव कर जाएगा, बट ये OH जो है यहाँ से लीव ही नहीं करता। OH जो बेसिकली क्या है, हमारा पुअर लिविंग ग्रुप होता है, ये लीव नहीं करता यहाँ से। तो OH ग्रुप जो है वो पुअर लिविंग ग्रुप है, उस पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हमने जो यूज़ किया, वो यूज़ किया ZnCl2 का। तो पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि हमें कैसे पता कि जो OH है वो पुअर लिविंग ग्रुप है, हम कैसे बताएं कि जो OH है वो पुअर लिविंग ग्रुप है, ये हम कैसे बता सकते हैं। तो देखिए, इसमें हमें एक स्टेटमेंट याद रखनी होती है, वो स्टेटमेंट क्या होती है, बेटर द बेस पुअर द लिविंग ग्रुप एंड वाइस वर्सा। यानी जो जितना अच्छा बेस होगा वो उतना ही पुअर क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा। गुड बेस पुअर लिविंग ग्रुप हुआ करते हैं। तो अब हमें ये समझना है कि जो OH नेगेटिव है ये एक्चुअल में कैसा बेस है, ये पुअर बेस है या गुड बेस है। तो OH नेगेटिव किसी ना किसी का कॉन्जुगेट बेस होगा। अगर मैं ये चेक कर लूँ कि OH नेगेटिव जो है वो किसका कॉन्जुगेट बेस है, तो मुझे समझ में आ जाएगी सारी स्टोरी। जैसे OH नेगेटिव किसका कॉन्जुगेट बेस है, अगर मुझे ये चेक करना है तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक H ऐड कर देता हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि ये H2O से बना है। यानी H2O जो है वो हमारा क्या है, एसिड है, और उसका कॉन्जुगेट बेस कौन होता है, OH नेगेटिव। अब हमें ये पता होता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके कॉन्जुगेट बेस कैसे होते हैं, वीक, एंड वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेस कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग। तो अगर मैं H2O की बात करूँ यहाँ पे, है ना, तो H2O कैसा एसिड है, देखो
H2O बहुत ही ज़्यादा वीक एसिड होता है। ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता है कि जो H2O है ना उसकी पीएच ऑलमोस्ट न्यूट्रल होती है ना। तो हम क्या करते हैं, जो OH होता है H2O को बहुत ज़्यादा वीक एसिड मानते हैं। तो क्या होगा कि OH H2O अगर खुद बहुत ज़्यादा वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और ऊपर जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है उसका मीनिंग क्या है, बेटर द बेस पुअर द लिविंग ग्रुप, यानी कि जो जितना अच्छा बेस होता है वो उतना ही पुअर लिविंग ग्रुप होता है। तो हमें क्लियरली समझ में आ गया कि जो OH नेगेटिव है ना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये लिविंग ग्रुप क्या होगा, पुअर होगा। तो ये बात तो क्लियर होगी कि OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए उसको रिमूव करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, ZnCl2 की। तो बात आती है कि ZnCl2 क्या करता है ऐसा। तो ZnCl2 एक्चुअल में क्या होता है, ल्यूइस एसिड होता है। इसमें जो जिंक है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए जिंक चाहता है कि उसको कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अब क्या होगा कि जैसे ही ये ROH के क्लोज आता है तो ऑक्सीजन जो है उसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। दैट्स वाई अब ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और जो हमारा ये जो जिंक है, ये और ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो है ऑक्सीजन एटम, इसलिए ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होते हैं ना उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं। वो ये चाहते हैं कि उसकी उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है ना वो जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं से कंप्लीट हो। तो वो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन एक्सेप्ट कर लेगा, ऑक्सीजन। तो जो हमारा ये R है ना इस पे इसका OH जो है वो निकल जाएगा, बाद में Zn और O के बीच का बॉन्ड भी टूट जाएगा और OH है वो फ्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा जिंक क्लोराइड था, है ना, बीइंग ल्यूइस एसिड, क्योंकि वो क्या था, ल्यूइस एसिड था, तो उसने हेल्प की, क्या हेल्प की उसने, OH जो पुअर लिविंग ग्रुप था उसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने में ये हेल्प करता है, इसलिए हमें यहाँ पे ZnCl2 लेना पड़ता है। क्लियर हो गया। तो रोल ऑफ ZnCl2 हमें यहाँ पे समझ में आ जाता है। अब बात आती है क्या हम अल्कोहल से सिर्फ एल्काइल क्लोराइड ही बना सकते हैं या और भी कुछ बना सकते हैं, एल्काइल ब्रोमाइड बना सकते हैं, आयोडाइड बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हम जो अल्कोहल है उस अल्कोहल से एल्काइल ब्रोमाइड भी बना सकते हैं, ठीक है, और एल्काइल जो है आपका आयोडाइड वगैरह जो है वो सब भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो जैसे हम क्या करते हैं, जो अल्कोहल होता है उसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, NaBr और H2SO4 के साथ। तो अब NaBr और H2SO4 आपस में रिएक्शन करते हैं और हमें क्या देते हैं, Na2SO4 देते हैं और HBr देते हैं। क्लियर। हम HBr को डायरेक्टली नहीं ऐड करते, ठीक है ना, हम डायरेक्टली ऐड नहीं करते। क्यों नहीं करते उसका रीज़न भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्रिपरेशन को हम इन सीटू प्रिपरेशन कहते हैं। ये जो बताया है मैंने इसको हम क्या कहते हैं एक्चुअल में, इन सीटू प्रिपरेशन। इन सीटू का मतलब क्या होता है, इन सीटू का मतलब होता है कभी कभी हम कुछ रिएक्टेंट होते हैं उनको डायरेक्टली रिएक्शन मिक्सचर में ऐड नहीं करते। हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे रिएक्टेंट्स ऐड कर देते हैं जो अंदर जाकर वो रिएक्टेंट जो हमारा डिज़ायर्ड है वो बना दें। जैसे मान लो हमें रिक्वायरमेंट थी HBr की, हमने डायरेक्टली HBr नहीं डाला, हमने क्या ऐड किया उसके अंदर, HBr और NaBr और H2SO4, इन्होंने अंदर जाकर क्या बना दिया, HBr बना दिया। क्लियर हो गया। तो इस वजह से क्या होता है कि इसको हम इन सीटू प्रिपरेशन कहते हैं। तो इन सीटू प्रिपरेशन हम किसका कर रहे हैं, HBr का कर रहे हैं और HI का करते हैं। तो एक्चुअल में इन सीटू प्रिपरेशन ज़्यादातर तो उन रिएक्टेंट्स का करवाया जाता है जो अनस्टेबल होते हैं, यानी कि डिग्रेड हो जाए। ऐसे कुछ रिएक्टेंट होते हैं जो ज़्यादा देर तक हम उनको नहीं रख सकते, फ्रेशली प्रिपेयर करने पड़ते हैं हमें, इसलिए हम उनका इन सीटू प्रिपरेशन करते हैं। तो HBr का इन सीटू प्रिपरेशन और HI का भी सेम ऐसे ही हम इन सीटू प्रिपरेशन करते हैं। क्लियर है। तो ये दो रीज़न है इसके। पहला रीज़न तो ये होता है कि ये जल्दी से डिग्रेड हो जाते हैं, है ना, तो डिकम्पोज हो जाएंगे, तो हमें इनका इन सिटू प्रिपरेशन करना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है, HI है या HBr है, ये दोनों ही ना स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्योंकि हमें पता है, देखो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, HI जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फिर HBr आ जाएगा, फिर HCl आ जाएगा और HF क्या होता है, वीक होता है। तो HI और HBr ये दोनों ही अच्छे एसिड है। एसिड होने के साथ साथ ये दोनों अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट भी हैं।
तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हम अल्कोहल लेते हैं ROH, अगर हम इसकी रिएक्शन HI के साथ करवा दें, क्लियर है, तो क्या होगा, ये इसको अल्कोहल को रिड्यूस कर देगा, किसके अंदर रिड्यूस कर देगा, एल्केन में, क्लियर है, क्योंकि जो HI है और HBr है तो दोनों ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट भी हैं, तो वो हमें एल्केन दे देंगे, तो इसलिए हम डायरेक्टली नहीं ऐड करते इनको, अल्कोहल में डायरेक्टली इनको ऐड नहीं किया जाता, HBr और HI को, इन दोनों का इन सिटू प्रिपरेशन किया जाता है, क्लियर है। दूसरी बात आती है यहाँ पे, अगर हम देखें तो सेकंड चीज़ है कि देखो, जब आपने RBr का प्रिपरेशन किया, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जब आप RBr को प्रिपेयर कर रहे हो उस टाइम पे आप ZnCl2 नहीं ले रहे, ZnCl2 आप कहाँ ले रहे हो, ZnCl2 आप ले रहे हो सिर्फ उस केस के अंदर जिस केस के अंदर आप एल्काइल हैलाइड बना रहे हो, है ना, उसी केस के अंदर ले रहे हो, RBr जो है वो ले रहे हो, है ना। तो क्या रीज़न है, अगर हम सोचें, क्या बता सकते हो कि RBr एल्काइल ब्रोमाइड बना रहे हैं तो हम HCl ये ZnCl2 क्यों नहीं ले रहे, क्या रीज़न है बताइए। चलो हम देखते हैं कि क्यों नहीं लेते हम लोग, है ना। एक्चुअल में इसका रीज़न ये होता है कि हमें पता है, जैसे अभी हमने क्या देखा, HBr HCl और HI, इनमें HI जो है वो, करेक्ट, और दूसरा कौन सा, HBr, ये दोनों ही अच्छे एसिड हैं, तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा गुड एसिड हैं या कॉम्पेरेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये अपने H+ आयन डोनेट कर देंगे, और उस H+ आयन को कौन गेन कर लेगा, अल्कोहल, अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर उन H+ आयन को डोनेट कर देगा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि HI और HBr ये दोनों इतने कैपेबल हैं कि वो जो अल्कोहल होगा उस अल्कोहल को प्रोटोनेट कर देंगे, और उनका प्रोटोनेशन करने की वजह से फिर क्या होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अपना जो OH जो अपना पुअर लिविंग ग्रुप था वो गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हमें HBr और HI इन दोनों के केस में ना एक्स्ट्रा ZnCl2 एक्स्ट्रा ल्यूइस एसिड लेने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही प्रोटोनेट कर देते हैं उसको ईजिली। तीसरी बात आती है कि देखो, जब हम एल्काइल ब्रोमाइड बनाना चाह रहे हैं, है ना, उस टाइम पे तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, H2SO4 यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लो हमें एल्काइल आयोडाइड बनाना है तो फिर हम क्या करते हैं, तो हम H2SO4 यूज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं और उसकी रिएक्शन लाइक NaI या KI से कर देते हैं, और प्लस हम जो एसिड लेते हैं ना, वो एसिड क्या लेते हैं, H3PO4 लेते हैं, जो कि वीक एसिड है, हम H2SO4 नहीं लेते। तो क्वेश्चन होता है कि जो एल्काइल आयोडाइड के केस में हम H2SO4 क्यों नहीं लेते, उसका रीज़न ये होता है कि जो H2SO4 होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो बीइंग ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो क्या करता है, H2SO4 जो HI बनेगा ना उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, किस में, I2 में, और अगर एक बार हमारा जो HI है वो I2 में कन्वर्ट हो गया तो HI अपना रोल प्ले नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग है कि हमें ये जो HI है उसके साथ H2SO4 नहीं लेना, ठीक है, यानी आयोडाइड के केस में हमें H2SO4 नहीं लेना होता है, कोई वीक एसिड ले लेते हैं हम, क्योंकि H2SO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम H3PO4 लेते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आता है सेकंड मेथड के, अल्कोहल की रिएक्शन हम या तो PCl3 से करवा देते हैं या फिर हम किससे करवा देते हैं, PCl5 से। ये दोनों भी क्या है, क्लोरीनेटिंग एजेंट है, ठीक है। क्लोरीनेटिंग एजेंट का मतलब है ये OH ग्रुप को कन्वर्ट करते हैं किस में, Cl में, चाहे अगर वो OH जो है R के साथ जुड़ा हुआ है तो वो एल्काइल हैलाइड बना देंगे, अगर वो OH जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, एसाइल ग्रुप के साथ, CH3CO के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर वो एसिड हैलाइड बना देंगे, मतलब उनका काम है कि OH को किस में कन्वर्ट करना है, Cl में कन्वर्ट करना है। उसके बाद देखो, अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास आता है कि हम रेड फॉस्फोरस और हमारा जो ये Br2 या I2 इसकी रिएक्शन भी करवा सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है, अगेन देखो फिर से वही चीज़ आती है कि अगर हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है, हम उसकी रिएक्शन PCl3 से तो डायरेक्टली करवा सकते हैं, लेकिन अगर मैं चाहूँगा मैं इस अल्कोहल की रिएक्शन PBr3 से करवा दूँ तो नहीं, हम PBr3 से डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करवाते,
सेम ऐसे ही Pi3 से भी हम डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करवाते, क्योंकि PbR3 और Pi3 जो है वो भी क्या है, अनस्टेबल है। दैट्स वाई हम उनकी रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इन सीटू प्रिपरेशन करते हैं। इन सीटू प्रिपरेशन का मतलब हुआ हम रेड फॉस्फोरस यूज़ करेंगे और उसके साथ X2 मतलब हेलोजन, हेलोजन मतलब ब्रोमीन हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, आयोडीन हो सकती है ना, इस तरह से। तो वो वाला मेथड हम यूज़ करते हैं। डायरेक्टली हम PbR3 और Pi3 यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो अनस्टेबल हुआ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट मेथड होता है हमारा कि हम SOCl2 से रिएक्शन करवा सकते हैं अल्कोहल की। उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें मिलेगा एक तो RCl, एक SO2 और एक HCl। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आता है और आई थिंक सबको पता भी होता है कि ये वाला जो मेथड है अपना, है ना, ये वाला मेथड बेस्ट मेथड होता है SOCl2 वाला। क्यों बेस्ट मेथड होता है, सबको मालूम होता है कि यहाँ पे एस अपना जो है SO2 और HCl, ये दोनों क्या है, गैसियस फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो ये दोनों गैसियस फॉर्म में है, बाई प्रोडक्ट तो निकल जाएंगे, हमें उनको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी के जो मेथड है सबके अंदर कहीं ना कोई लिक्विड बन रहा है, तो हमें ना उन्हें सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ हमें सेपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, सेपरेट नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो सेपरेशन वाला प्रोसीजर है वो थोड़ा सा मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो वहाँ हमारा टाइम भी सेव हो जाता है, कॉस्ट भी सेव हो जाती है। दैट्स वाई हम ये वाला मेथड SOCl2 वाला प्रेफर करते हैं एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, आई थिंक ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। हम हाइड्रोकार्बन जो होता है उससे भी गेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि हाइड्रोकार्बन से हम कैसे गेट कर सकते हैं। देखिए, है ना, हाइड्रोकार्बन से पहला मेथड तो क्या होता है कि हम जो हमारे एल्काइल, ये जो हमारी एल्केन होती है लाइक, है ना, इस एल्केन का हेलोजिनेशन करवाएंगे। तो जैसे ये हमारे पास एल्केन है और इसका हमने हेलोजिनेशन करवाया। हेलोजिनेशन मतलब Cl2, आपने यूवी लाइट ली हुई है और आप उसको हीट कर रहे हो, सनलाइट ली हुई है और हीट कर रहे हो। तो पहले तो देखो, हम अगर मैकेनिज़्म डिस्कस करें तो मैकेनिज़्म में कौन सी मैकेनिज़्म है ये, एटलीस्ट आप सबको मैकेनिज़्म अब आइडेंटिफाई करनी आ गई होगी, है ना। तो मैकेनिज़्म में सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि वो मैकेनिज़्म एडिशन में आ रही है या सब्स्टिट्यूशन है या एलिमिनेशन है। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया करो कि वो एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है या एलिमिनेशन है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, H निकल रहा है एक, है ना, हाइड्रोजन एक निकल रहा है और उसकी जगह पे कौन आ रहा है, Cl आ रहा है। तो इट मीन्स ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और सब्स्टिट्यूशन में भी तीन हो सकती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक हो सकती है, न्यूक्लियोफिलिक हो सकती हैं और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी आप सनलाइट लेते हो वहाँ पे क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं। इट मीन्स इसकी जो मैकेनिज़्म है वो क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इसमें फ्री रेडिकल्स बनेंगे। अब देखो इसमें क्या होता है कि जितने आपके हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, हर तरह के हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होते हैं। मतलब इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग है जैसे मान लीजिए आपके पास ये एल्केन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने हेलोजन से करवा दी सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर। तो यहाँ पे एक तो ये वाला हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है, दो तरह के हाइड्रोजन है। तो दोनों तरह के हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, मतलब आपको दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं। एक तो प्रोडक्ट ये मिलेगा, यहाँ का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और दूसरा यानी जो हेलोजन है वो 1 नंबर कार्बन पे जुड़ जाएगा। अगर हमसे पूछें कि कौन सा ज़्यादा हमारा मेजर प्रोडक्ट है या कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मेजर होगा। उसका रीज़न ये है कि देखो, अगर मैं यहाँ फ्री रेडिकल बनाऊँ तो ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना, और यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाता हूँ तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनता है। और ये फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें पता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और लास्ट में क्या होता है, 1 डिग्री। तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये फ्री रेडिकल ज़्यादा बनेगा, और 2 डिग्री ज़्यादा बनेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट जो होगा वो आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इसी तरह देखिए, अगर मैं हेलोजिनेशन के बारे में आपसे क्वेश्चंस पुट अप करूँ तो मान लो हमारे पास कुछ इस तरह से एक एल्केन है, करेक्ट, और इस तरह से इसका मैं मोनो हेलोजिनेशन करता हूँ। मोनो हेलोजिनेशन का मतलब हो गया, सिर्फ मुझे एक ही बार रिएक्शन को, एक ही बार हेलोजन को ऐड करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपको ये बताना है कितने प्रोडक्ट बनेंगे इसके अंदर,
कितने प्रोडक्ट बनेंगे, काउंट करके बताइए कितनी तरह के हाइड्रोजन है इसके अंदर, कितने प्रोडक्ट बनेंगे बताइए। मोनो हेलोजिनेशन करना है आपको। कहाँ कहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है, कितने टाइप के हाइड्रोजन है इस कंपाउंड में। इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो, और इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो डिफरेंट होंगे या सेम होंगे। मतलब अगर आप इधर Cl जोड़ो और उसका यूपीएसी नेम देखो, और इधर Cl जोड़ो और उसका यूपीएसी नेम देखो, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो दो प्रोडक्ट तो ये बन गए। थर्ड, आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, यहाँ का हाइड्रोजन भी रिमूव करके Cl लगा सकते हो। फोर्थ, आप यहाँ का हाइड्रोजन भी रिमूव करके Cl लगा सकते हो। अगर आप सोचो कि यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव करके Cl लगाओ, नहीं, क्योंकि यहाँ से आपने हाइड्रोजन रिमूव किया, Cl लगाया, और यहाँ वाला जो Cl लगाया वो दोनों का यूपीएसी नेम क्या बनेगा, सेम बनेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो है आपके पास यहाँ से, देखिए ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये दोनों क्या है, सेम है। तो आप इन दोनों में से किसी एक से ही हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हो। तो टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे, चार। एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, मतलब चार प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होंगे हमारे पास। अगर हम देखें तो चार प्रोडक्ट जो बनेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे हमारे पास। ये Cl जुड़ जाएगा यहाँ पे, या यहाँ से देखिए, एक बार Cl यहाँ जुड़ सकता है, वन, एक प्रोडक्ट ये बन सकता है। फिर दूसरा प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन सकता है आपके पास, यहाँ पे Cl जुड़ सकता है। थर्ड प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पे भी Cl लग सकता है। और फोर्थ जो होगा वो ये होगा, यहाँ पे होगा। और ये जो चारों प्रोडक्ट्स मैंने बनाए, इन चारों के आईयूपीएसी नेम क्या मिलेंगे, देखो आपको डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है। वन, है ना, इसको छोड़ दीजिए। वन, टू, थ्री और फोर, चारों के आईयूपीएसी नेम जो होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब अगर हमें बताना है कि कौन सा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, तो फिर हमें क्लियर है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, जो आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा। तो आप मुझे बता सकते हो कौन सा वाला स्टेबल फ्री रेडिकल होगा। यहाँ पे मैंने ना नंबरिंग डाल रखी है, देखो ऐसे करके, जैसे मैंने इसको वन नंबर कह दिया, इसको टू नंबर कह दिया, इसको थ्री नंबर कह दिया, और इसको इसको फोर नंबर कह दिया, ठीक है। आप मुझे बता सकते हो कि कौन से नंबर वाले कार्बन को अगर हम फ्री रेडिकल बनाएं तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, बताइए। सेकंड वाला। बिल्कुल सेकंड वाला, है ना, क्योंकि जो सेकंड वाला है वो 3 डिग्री है ना। ये सेकंड वाला जो है वो हमारा क्या है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। और 3 डिग्री फ्री रेडिकल जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ऑब्वियसली जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा वो यही होगा इसके अंदर, ठीक है। तो हमें मेजर प्रोडक्ट बनाना है, तो फिर वो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बना, ये बन गया, देखो यहाँ पे हम Cl लगा देंगे, क्लियर है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो पूछे जाते हैं, जो हमें थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। अब देखिए, मान लीजिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि हमारे पास एक एल्केन है, और उस एल्केन का जो फॉर्मूला है वो है C5 और H12, C5H12, ठीक है। और ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसका हमने हेलोजिनेशन कर दिया, ठीक है। और हमें मोनो हेलोजिनेशन किया और हमें सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट मिला, एक सिंगल क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। तो क्या हम इसका स्ट्रक्चर या इसका यूपीएसी नेम बता सकते हैं, C5H12 क्या है, बताइए। क्या हम इसका कोई यूपीएसी नेम बता सकते हैं कि ये C5H12 एक्चुअल में है क्या। C5H12 बेसिकली क्या एल्केन है। कैसे पता चला हमें एल्केन है, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है, CnH2n+2, है ना, इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये एल्केन है।
5 कार्बन की एल्केन कैसे बना सकते हैं हम लोग? देखो, एक तो हम ऐसा स्टेट बना सकते हैं 1 2 3 4 और 5, एक तो ये बन सकती है। या फिर हम क्या कर सकते हैं इस तरह से, 4 कार्बन तो एक चेन में लगा दें, एक कार्बन हम यहाँ लगा दें, एक ये बना सकते हैं। और हम 5 कार्बन कैसे लगा सकते हैं? कुछ इस तरह से बना सकते हैं, 3 कार्बन हमने यहाँ लगा दिए, एक कार्बन हमने यहाँ लगाया और एक कार्बन हमने यहाँ लगा दिया, इस तरह से बना सकते हैं। करेक्ट। इसके अलावा कोई और आइसोमर नहीं बन सकता C5H12 का। तो अगर मैं एक एक करके सबको चेक करूं कि अगर मैं मोनो हेलोजिनेशन करूं तो कहाँ कहाँ Cl जोड़ सकता हूं, मतलब कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं इस कंपाउंड में। देखो, यहाँ पे Cl जुड़ सकता है एक प्रोडक्ट, मतलब वो बन जाएगा 1 क्लोरोपेंटेन। यहाँ पे अगर मैं जोड़ूंगा तो 2 क्लोरोपेंटेन। यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो मतलब यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस करूँगा तो 3 क्लोरोपेंटेन। यहाँ करता हूँ तो फिर से 2 क्लोरोपेंटेन बन जाएगा, यहाँ करता हूँ तो फिर से आपका 1 क्लोरोपेंटेन बन जाएगा। इसका मतलब अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो ये हमें 3 प्रोडक्ट देगा मोनोहेलोजिनेशन वाले। इसकी बात करूँ तो देखो, अगर आप यहाँ से या यहाँ से, ये दोनों पोजीशन सेम है, दोनों में से कहीं से भी एच रिमूव करके आप वहाँ पे हेलोजन जोड़ सकते हो। तो मान लीजिए एक आप यहाँ से जोड़ सकते हो 1, फिर यहाँ से एच हटा के यहाँ पे Cl लगाया जा सकता है 2, फिर यहाँ पे किया जा सकता है 3 और एक यहाँ पे किया जा सकता है 4, यानी ये हमें कितने प्रोडक्ट देगा? 4। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो यहाँ पे क्या है, ये एक सेंटर, ये इसकी बात करूँ तो ये कुछ ऐसा है। देखिए, एक कार्बन है और उस एक कार्बन के ऊपर 3 CH3 जुड़े हुए हैं। क्लियर? एक कार्बन पर 3 CH3 जुड़े हुए हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर मैं इसका मोनो हेलोजिनेशन करूं तो ये कितने प्रोडक्ट देगा? मतलब इस कंपाउंड में कितने टाइप के हाइड्रोजन है? टाइप का मतलब होता है आपको नेबरिंग देखनी होती है ना हाइड्रोजन की। अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाऊं और उसकी जगह Cl लगाऊं, उसका IUPAC नेम, या यहाँ से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह Cl लगाऊं, उसका IUPAC नेम, या मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह Cl लगाऊं, उसका IUPAC नेम, या मैं अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह Cl लगाऊं, उसका IUPAC नेम, सबका IUPAC नेम जो होगा वो सेम बनेगा या डिफरेंट बनेगा? सेम बनेगा। है ना, सेम बनेगा, बिल्कुल सेम बनेगा ना। तो इसका मतलब अगर मैं ये वाला जो कंपाउंड है मेरा, इस कंपाउंड का मोनो हेलोजिनेशन करता हूँ तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। आई थिंक आपको सबको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। तो हमारा IUPAC नेम इसका देख लीजिए क्या बनेगा, 1 2 और 3। तो हम इसको बोलेंगे 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, या तो इसको 2 डाई मिथाइल प्रोपेन कह दीजिए, है ना, या फिर इसको ये अपना, ठीक है, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन कह सकते हैं हम लोग इसको, IUPAC नेम पूछा जाए तो। आई थिंक ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस इस पार्ट में से पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या आता है? फ्रॉम एल्कीन। हम एल्कीन से भी बना सकते हैं। एल्कीन से बनाने का मतलब देखो, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और हमने HX की रिएक्शन करवानी है। तो एक कार्बन पे H जुड़ गया और दूसरे पे कौन जुड़ गया? X जुड़ गया। तो सबसे पहले मैकेनिज्म देखा करो, है ना, मैकेनिज्म का नाम बताया करो, कौन सी मैकेनिज्म है ये, कौन सी मैकेनिज्म है बताओ। मैकेनिज्म तो अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ना। डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो रहा है? सिंगल में। डबल एडिशन बॉन्ड, रे। हाँ, एडिशन है ना। अब एडिशन में फिर से अपने पास आ गया फ्री रेडिकल। है क्या? ये नहीं हो सकती फ्री रेडिकल। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमने यहाँ पे वो जो 5 फैक्टर बताए हुए हैं, सनलाइट हो गया, है ना, परोक्साइड हो गया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, HNU हो गया, वो सब कुछ नहीं है, यानी परोक्साइड, यानी ये फ्री रेडिकल एडिशन तो नहीं है। अब बच गया दो, कौन कौन सा? एक तो न्यूक्लियोफिलिक और एक इलेक्ट्रोफिलिक। क्या लगता है ये कौन सा एडिशन है? न्यूक्लियोफिलिक। नहीं, ये होगा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, है ना। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक समझाई थी, ध्यान रखिएगा। जब भी हम एल्कीन की बात करते हैं ना, एल्कीन होगा या एल्काइन होगा, एल्कीन या एल्काइन, ये रिच सोर्स होते हैं किसके? पाई इलेक्ट्रॉन के। इनके पास बहुत सारे पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एल्कीन और एल्काइन पे जब हम एडिशन दिखाते हैं ना, तो वो होती है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और जब हम कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, है ना, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, जैसे एल्डिहाइड कीटोन जिसके अंदर आता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, उन पे एडिशन दिखाते हैं। इनमें भी तो डबल बॉन्ड है ना भाई, जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होगा वो सब एडिशन तो दे ही सकते हैं।
तो एल्कीन एल्काइन एडिशन देते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन के अंदर क्या होता है, जो पाई बॉन्ड होता है रिच सोर्स होता है इलेक्ट्रॉन का, तो उसके ऊपर अटैकिंग स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल होती है, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। जबकि एल्डिहाइड कीटोन की जब हम बात करते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, इसमें जो पाई बॉन्ड है पोलेराइज होता है। पोलेराइज का मतलब यहाँ पे जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है पहले से ही ऑक्सीजन की साइड शिफ्टेड होते हैं, तो ओ पे क्या चार्ज आता है, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पे क्या चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि इसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए कार्बन पे कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। इसलिए जो एल्डिहाइड और कीटोन वाला जो एडिशन होता है, HCN वगैरह की रिएक्शन जब हम एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं तो वो एडिशन क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। क्लियर? तो ये बातें मतलब छोटी छोटी बातें, बट इनको ना हमेशा ध्यान रखो। एक एल्कीन एल्काइन का एडिशन होगा तो वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, जबकि एल्डिहाइड कीटोन वाला होता है एडिशन, वो हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब H+, वो पहले रिएक्ट करेगा, वो पहले अटैक करता है और फिर बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से। अब इसमें क्या होता है कि जब आपने 11th में भी जो एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी एल्कीन की, वहाँ पे भी आपने एक रूल पढ़ा होता है, उस रूल को हम क्या कहते हैं, मार्कोनिकोफ रूल। तो जो मार्कोनिकोफ रूल है ना, वो यहाँ काम आता है। मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम जो इलेक्ट्रो, ये जो अपना जैसे HBr HCl HI है ना, इनका जो नेगेटिव पार्ट है, जैसे I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, उस कार्बन के ऊपर अटैच करते हैं जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे H क्या होंगे, कम होंगे। ये मार्कोनिकोफ रूल होता है, मतलब कुछ ऐसा समझिए। अब इस कंपाउंड में देखो, इस कंपाउंड में क्या है कि हम देखें तो ये प्रोपीन है। अब प्रोपीन है तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, जबकि इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है। तो जो आई नेगेटिव होगा, यानी कि जो नेगेटिव पार्ट होगा, वो उस कार्बन पे, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे कम हाइड्रोजन है। तो आई जो है ना वो CH के साथ जाके जुड़ेगा, देखो ये रहा। और ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा ना, फिर आपका क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। जबकि अगर आपने आई को यहाँ जोड़ा है तो फिर वो वाला प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर होगा। तो आपको मेनली जो डिस्कस करना होता है वो कौन सा करना होता है, मेजर प्रोडक्ट। तो जो मार्कोनिकोफ रूल है ना, वो तो हमें ये बताता है कि जब कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट से रिएक्ट करती है, तो रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाके जुड़ता है जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे H क्या होते हैं, कम होते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अदरवाइज़ हम क्या कर सकते हैं, इस रूल को ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे मैंने जब GOC स्टडी करवा रहा था तो आपको समझाया भी था कि क्या होता है कि आपको ऐसा समझना है, जब भी हमें हाइड्रोजन को ऐड करना है, हाइड्रोजन को, और हमारे मन में कोई डायलेमा हो कि हम हाइड्रोजन को किधर जोड़ें, जैसे हाइड्रोजन यहाँ भी जुड़ सकता है और हाइड्रोजन यहाँ भी जुड़ सकता है, तो हाइड्रोजन की ना एक नेचर है कि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ना पसंद करेगा जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जुड़ना पसंद करेगा कौन, हाइड्रोजन, तो ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव पार्ट होगा वो कहाँ जुड़ेगा, यहाँ आके जुड़ेगा। मतलब अगर मेरे पास रिएक्शन कुछ इस कंपाउंड मेरे पास ये है CH3CH, और यहाँ पे आता है डबल बॉन्ड और ये CH2। अब मुझे इसके साथ रिएक्शन करवानी है HCl की, मान लो, तो मुझे क्या देखना है, यूनिवर्सल रूल याद रखना है एक। वो यूनिवर्सल रूल क्या है कि H होगा ना वो वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे H क्या होते हैं, ज़्यादा। अब कई बार बच्चों को लगेगा सर ज़्यादा तो यहाँ पे है, नहीं ऐसा नहीं है, आपको डबल बॉन्डेड कार्बन देखने हैं। डायलेमा तो यहीं पे है ना, मतलब जुड़ेगा कहाँ, यहीं पे तो जुड़ेगा, या तो CH2 पे जुड़ेगा या CH पे जुड़ेगा। तो इन दोनों में से H कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे H क्या होंगे, ज़्यादा। तो आप H को यहाँ जोड़ दो। अब H को यहाँ जोड़ दोगे तो जो Cl होगा वो कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। मतलब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3CH, और यहाँ पे क्या आ गया, Cl, और यहाँ पे क्या आ गया, CH3। यानी कि देखो, हमने सेटजेफ प्रोडक्ट बनाए थे, एलिमिनेशन रिएक्शन सीखी थी, तो वहाँ पे मैंने 2 प्रोडक्ट बनाना सिखाया था एलिमिनेशन में, सेटजेफ और हॉफमैन। तो वहाँ मैंने आपको ये बताया था हाइड्रोजन निकालते कहाँ से हैं,
उस बीटा पोजीशन से निकालते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन कम होते हैं। और यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, हाइड्रोजन जुड़ता कहाँ है, तो हाइड्रोजन वहाँ जाके जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो बस ऐसे ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन जुड़ता वहाँ है जहाँ हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है, और निकलता वहाँ से है जहाँ पे हाइड्रोजन कम होते हैं। हाइड्रोजन निकालते कहाँ हैं, हम बीटा एलिमिनेशन में रिमूव करते हैं, और ऐड कहाँ करते हैं, हम लोग ऐड करते हैं एडिशन के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। करेक्ट। इसके पीछे की जो मैकेनिज़्म है वो तो खैर डिफरेंट होती है। अगर आप मैकेनिज़्म की बात करते हो कि ऐसा क्यों हुआ सर, तो देखिए हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे होता क्या है, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, CH3 CH, यहाँ पे आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड, और यहाँ आ गया हमारे पास CH2। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब होता है इसका जो पहला स्टेप होता है उसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है H+। अब H+ क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से स्नैच आउट करेगा, ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन स्नैच आउट करेगा। तो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ से स्नैच आउट करेगा, ये दो कार्बन, जैसे मैं इनको नंबरिंग देता हूँ, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2। या तो ये H कहाँ जाके जुड़ जाए, कार्बन नंबर 1 पे जुड़ जाए, या ये H+ कहाँ जाके जुड़ जाए, कार्बन नंबर 2 पे जाके जुड़े। करेक्ट। अब देखो अगर ये H+ कार्बन नंबर 1 पे जुड़ता है, मान लो ये H+ कहाँ जुड़ता है, कार्बन नंबर 1 पे जुड़ता है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 1 पे आए थे। करेक्ट। दैट्स वाई कार्बन नंबर 1 जो है वो क्या बना था, नेगेटिव चार्ज बना था, इसीलिए कार H+ वहाँ जाके जुड़ा। तो अगर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 1 पे आते हैं, तो इसका मतलब जो कार्बन नंबर 2 है उसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो कार्बन नंबर 2 पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मतलब हमें कुछ ऐसा मिलेगा, देखो CH3, यहाँ पे कार्बन नंबर जो 2 है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और कार्बन नंबर 1 के ऊपर कौन जुड़ गया, H जुड़ गया, CH3। करेक्ट। अब ये पॉसिबिलिटी है, यानी कितना डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब देखिए मान लीजिए जो H+ है वो जुड़ना चाहता है कार्बन नंबर 2 पे, तो इसका मतलब ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएंगे, कार्बन नंबर 2 पे आएंगे, तभी तो H यहाँ जाके जुड़ेगा। उस केस के अंदर जो आपका कार्बन नंबर 1 है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रह जाएगा, ठीक है। तो कार्बन नंबर जो 1 होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। करेक्ट। तो आपका कुछ ऐसे बन जाएगा CH3, ये कार्बन नंबर 2 पे कौन जुड़ गया, H जुड़ गया, और कार्बन नंबर 1 पे फिर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। करेक्ट। अब ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है। अब देखो अगर 1 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है या 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, जरा सोचो, 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है या 1 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। ऑब्वियसली हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसके बनने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, इसके बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसका मतलब जो हमारा Cl- होगा सेकंड स्टेप में वो यहाँ अटैक करेगा, तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन होगा, CH3 CH और Cl, और यहाँ पे CH3। क्लियर है। तो मतलब हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ना हम क्या देखते हैं कि 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड करता है और कार्बोकैटायन बनता है। इलेक्ट्रोफाइल जिस कार्बन पे ऐड करेगा ना उसके दूसरे वाले कार्बन पे कार्बोकैटायन बनेगा। जैसे मान लो H ने यहाँ ऐड हुआ तो यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, अगर H यहाँ ऐड होता है तो फिर यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा। तो आपको बस इतना सोचना होता है कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। जो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाओ और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जोड़ दो, ये उसकी मैकेनिज्म होती है। सेकंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक कर जाता है, ठीक है। तो इसी को हम मार्कोनिकोव रूल कहते हैं। अब मान लो जैसे अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, ये रिंग है मेरे पास यहाँ, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, और यहाँ आ गया मेरे पास CH, और यहाँ पे आ गया CH3, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी किसके साथ, HBr के साथ। तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा बताइए, क्या बन सकता है। इतना तो हमें समझ में आ गया ना कि एडिशन रिएक्शन होगी, इतना तो क्लियर है, एडिशन रिएक्शन होगी। तो हम इसको कुछ नंबरिंग दे देते हैं ताकि समझ में आ जाए। कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है। आपको क्या लगता है कि Br कहाँ जुड़ेगा,
कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा? अगर 1 पे आए पॉजिटिव चार्ज तो ज़्यादा स्टेबल होगा, या 2 पे आए तो ज़्यादा स्टेबल होगा? बताइए, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है, 1 कार्बन पे या 2 पे? अगर ये 1 नंबर कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज, तो इस रिंग के साथ क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेशन के अंदर आ जाएगा। और कॉन्जुगेशन में आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो सकता है, डिस्पर्स हो सकता है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर 1 नंबर कार्बन पे आए तो ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन 2 नंबर कार्बन पे जाएंगे, और H प्लस कहाँ जाएगा, फिर 2 नंबर कार्बन पे जाएगा। तो 1 नंबर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये Br नेगेटिव 1 पे जाएगा। तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा। यहाँ पे CH आ जाएगा, यहाँ पे Br जुड़ गया, और यहाँ पे फिर CH, और यहाँ पे CH3। आई थिंक क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। चलिए, इसका प्रोडक्ट बना के बताइए क्या बनेगा। बनाओ, क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका। मैं नंबरिंग डाल देता हूँ। जैसे ये 1 नंबर कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन देखने हैं आपको, 1 नंबर और ये 2 नंबर कार्बन। तो क्वेश्चन है कि Br कहाँ जुड़ेगा, 1 नंबर पे जुड़ेगा या 2 नंबर पे जुड़ेगा? बताइए, Br कहाँ जुड़ेगा? निहारिका, कहाँ जुड़ेगा Br? सर 1 नंबर पे। है ना, Br जो जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा, 1 नंबर पे जुड़ेगा। क्योंकि 1 नंबर कार्बन पे क्या है कि 1 नंबर कार्बन पे अगर कार्बोकेटाइन बने ना, तो वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है जो ज़्यादा स्टेबल है। तो कार्बोकेटाइन बनेगा 1 नंबर पे, दैट्स वाई Br वहीं जाके जुड़ेगा। तो डबल बॉन्ड को हम हटा देंगे, 1 पे Br और 2 पे क्या जोड़ देंगे, H। तो हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा। H को यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि H वहाँ पे होते हैं ना। इसको हम लोग कहते हैं मार्कोनिकोफ रूल। एक होता है हमारा एंटी मार्कोनिकोफ रूल। एंटी मार्कोनिकोफ रूल। एंटी मार्कोनिकोफ सिर्फ लगता है HBr पे, याद रखना। और किसकी प्रेजेंस के अंदर लगता है, परऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो अगर हम परऑक्साइड की प्रेजेंस में HBr लेते हैं और कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, करेक्ट, तो एंटी मार्कोनिकोफ नाम से समझ में आ रहा है, इसी को परऑक्साइड इफेक्ट भी कह देते हैं। तो हमारा जो Br है वो कहाँ जाके जुड़ता है, वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहाँ पे H क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। मतलब ये उल्टा होता है, यानी नॉर्मली हम H कहाँ जोड़ते हैं, नॉर्मली हम H वहाँ जोड़ते हैं जहाँ पे H क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अब की बार हमें H को कहाँ जोड़ना है, जहाँ पे H क्या है, कम है। यहाँ पे H को ऐड करना है, तो ऑब्वियसली Br कहाँ ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा। तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा ना वो ये बनेगा इसके अंदर, ये मेजर प्रोडक्ट बनता है। क्लियर हो गया। मैकेनिज्म कौन सी होनी चाहिए इसकी, एंटी मार्कोनिकोफ की मैकेनिज्म क्या होनी चाहिए, बताओ जरा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एडिशन होगी, ये तो बिल्कुल सही है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। बट चेक करो इलेक्ट्रोफिलिक होगी क्या, और अगर इलेक्ट्रोफिलिक होती तो फिर ये एंटी कैसे होता, मतलब समझ रहे हो मेरी बात, फिर तो कार्बोकेटाइन वाला रोल प्ले होता और फिर वो ही बनता। ये अलग क्यों है, बताओ जरा, क्या मैकेनिज्म लग रही है इसकी आपको। यहाँ पे हमने क्या लिया है, परऑक्साइड लिया है, ठीक है। अलग स्पेशल क्या है कि इसके अंदर एंटी मार्कोनिकोफ में हम क्या लेते हैं, परऑक्साइड लेते हैं। HBr तो वहाँ भी ले सकते हैं। अगर बिना परऑक्साइड के अगर हम HBr लेते हैं, वो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है और उसमें तो वही आपका नॉर्मल मार्कोनिकोफ वाला प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन हम यहाँ क्या ले रहे हैं, परऑक्साइड ले रहे हैं। अब आपको हिंट मिल जाए, मैकेनिज्म चेंज हुई है यहाँ। एडिशन है, बट कौन सा एडिशन है, ज़रा सोच के बताओ। जब हम परऑक्साइड लेते हैं तो क्या बनते हैं, सनलाइट होती है, परऑक्साइड होता है, उस टाइम पे क्या बनते हैं,
फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बनते हैं ना। यानी जो एंटी मार्कोनिकोव होता है ना, तो एंटी मार्कोनिकोव की जो मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। ठीक है ना, एंटी मार्कोनिकोव की जो मैकेनिज्म है वो कौन सी है हमारे पास, फ्री रेडिकल है, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म कुछ ऐसी होती है कि हमारा एच वहाँ जाके जुड़ता है इसके अंदर, जो स्टेबल फ्री रेडिकल होता है, एच वहाँ जाके जुड़ेगा। यानी एच वहाँ जाके जुड़ेगा जो हमारा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ फ्री रेडिकल तो ऑब्वियसली वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा, है ना, 2 डिग्री वाला। तो इसका मतलब एच आपका यहाँ आके जुड़ेगा, और एच अगर एक बार यहाँ आके जुड़ गया तो फिर बी आर के लिए बस यही स्पेस बचता है, तो बी आर यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। तो बस आपको ये चेक करना है कि परोक्साइड है या नहीं है, और सिर्फ ये एच बी आर पे ही वर्क करेगा, एंटी मार्कोनिकोव। ठीक है, एच सी एल एच आई वगैरह पे नहीं होगा कुछ भी इसका। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कुछ रिएक्शंस लिखता हूँ, हमें उनके क्या बनाने हैं, प्रोडक्ट्स बनाने हैं। हम देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेंगे। देखो, अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे कर दूँ, एच बी आर से कर दूँ, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, ए। अगर मैं इसकी रिएक्शन एच सी एल से कर दूँ, तब जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, बी। और अगर मैं इसकी रिएक्शन एच बी आर और पर ऑक्साइड के साथ कर दूं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा सी। और अगर मैं इसकी रिएक्शन एच सी एल एंड पर ऑक्साइड के साथ कर दूं, तो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, डी होगा। ठीक है, तो पहले अपने ए प्रोडक्ट की बात कर लें। ए प्रोडक्ट जो बनेगा वो मार्कोनिकोव वाला बनेगा या एंटी मार्कोनिकोव, है ना। ये हमारा 1 नंबर कार्बन है और ये हमारा 2 नंबर कार्बन है। तो ए प्रोडक्ट जो होगा वो क्या बनेगा, हमने पर तो ले ही नहीं रखा, पर नहीं लिया हुआ, इट मीन्स हमारा मार्कोनिकोव वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, 1 नंबर कार्बन पे बी आर आ जाएगा। ठीक है, ए प्रोडक्ट। अब देखो बी में हमने क्या ले लिया, पर ले लिया और एच बी आर ले लिया, तो सी के अंदर, है ना। तो सी वाला जो प्रोडक्ट होगा ना वो हमारा एंटी मार्कोनिकोव वाला प्रोडक्ट होगा। तो एंटी मार्कोनिकोव जो बनाएंगे हम, उसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से बनाएंगे। एच यहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे एच जुड़ेगा और यहाँ बी आर जुड़ेगा। यहाँ पे बी आर जुड़ेगा। तो हमारा जो सी प्रोडक्ट है ना वो एंटी मार्कोनिकोव वाला है, इस तरह से। यहाँ पे एच जुड़ेगा और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, बी आर। ये एंटी मार्कोनिकोव का प्रोडक्ट है। अच्छा, बी की बात करें तो एच सी एल ले रहे हैं कोई पर, है ना, तो और एच सी एल ले रहे हैं तो उसके ऊपर वैसे भी एंटी मार्कोनिकोव नहीं लगता। तो हमारा जो बी प्रोडक्ट है वो मार्कोनिकोव वाला प्रोडक्ट होगा, मतलब यहाँ जुड़ेगा बी आर। ये जो सी एल है वो यहाँ जुड़ जाएगा। डी की बात करें तो डी में आपको लग रहा है कि परोक्साइड ले रहे हैं, बट परोक्साइड जो है वो एच सी एल पे काम ही नहीं करता, एच सी एल पे एंटी मार्कोनिकोव लगता ही नहीं है। तो एंटी मार्कोनिकोव सिर्फ एच बी आर पे ही लग सकता है, वो भी तब जब आपने परोक्साइड लिया हुआ है। तो मतलब जो डी प्रोडक्ट है वो भी हमारा मार्कोनिकोव वाला ही प्रोडक्ट होगा। यानी यहाँ पे क्या जुड़ेगा, सी एल जुड़ेगा। बताओ, आई थिंक क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट क्या, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। शैल आई रिपीट, और क्लियर हो गया ये। ठीक है, देखिए ये हमारे पास कंपाउंड है, और इसकी रिएक्शन हम किससे करते हैं, एक बार तो एच आई से करते हैं, और एक बार हम क्या करते हैं, एच आई और परऑक्साइड से करते हैं। हमें बताना है ए और बी, ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं वो सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। ए और बी जो प्रोडक्ट हैं वो सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, सेम होंगे। है ना। ए और बी जो होंगे वो सेम होंगे,
क्योंकि peroxide जो है वो HI पे वर्क ही नहीं करता, तो मतलब हमें मार्कोनिकोफ लगेगा ही नहीं, है ना। एंटी मार्कोनिकोफ नहीं लगेगा, मार्कोनिकोफ वाला ही प्रोडक्ट बनेगा, दोनों में यही वाला प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर हो गया? आई थिंक ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी को। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग, है ना। तो इस तरह से तो ये वाला पार्ट हमारे पास हो गया कवर, है ना। एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन का हम एडिशन यानी कि Br2 को डायरेक्ट ऐड करते हैं तो इससे एल्काइल हैलाइड नहीं मिलेंगे, हमें डाई हैलाइड मिल जाते हैं, जैसे ये रहा, है ना। और वो भी कौन से वाले, विसिनल डाई हैलाइड। एक बार Br यहाँ ऐड हो जाएगा, एक बार यहाँ। तो डायरेक्टली अगर आप हेलोजन ऐड करोगे ना तो एल्काइल हैलाइड नहीं मिलेंगे आपको, विसिनल डाई हैलाइड मिल जाएंगे। फिर हमारे पास आता है हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज में आपके पास दो मेथड है, एक तो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन होती है और एक स्वार्ट्स रिएक्शन होती है। फिंकेल्स्टीन में एक्चुअल में क्या होता है, सिर्फ आयोडाइड बनता है, अल्काइल आयोडाइड। मतलब आर एक्स की रिएक्शन आपने करवानी है किसके साथ, NaI के साथ, तो NaX बाहर निकल जाएगा और RI वहाँ जाके जुड़ जाएगा। ये फिंकेल्स्टीन है। एक्चुअल में फिंकेल्स्टीन में एक स्पेशल बात ये होती है कि जो आई नेगेटिव होता है ना, वो लिविंग ग्रुप भी अच्छा होता है और न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा होता है। मतलब आई जो होता है वो ऐड भी जल्दी होता है और किसी को लीव भी जल्दी करता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ये बेटर लिविंग ग्रुप है एज वेल एज ये बेटर ही न्यूक्लियोफाइल है। तो जैसे ही यहाँ से आपका जो एक्स है ना वो निकल जाता है, मान लो जैसे यहाँ से एक्स निकल रहा है, एक्स कुछ भी हो सकता है, CL Br, तुरंत आई जाके वहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा, क्योंकि गुड न्यूक्लियोफाइल होता है माइनस, ठीक है। तो एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए हम फिंकेल्स्टीन रिएक्शन का यूज़ करते हैं। दूसरी जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, स्वार्ट्स होती है। स्वार्ट्स में सिर्फ और सिर्फ एल्काइल फ्लोराइड बनाए जा सकते हैं। जैसे फिंकेल्स्टीन में सिर्फ आयोडाइड बनते हैं, वैसे इसमें सिर्फ इसमें सिर्फ फ्लोराइड बनते हैं। तो वहाँ आप AgF, Hg2F2, CuF2, SbF, है ना, 3, इनमें से कोई भी फ्लोरिनेटिंग एजेंट जो है वो यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? ये हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे किसके, एल्काइल हैलाइड के। तो इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। क्लियर है? ठीक है, बाकी का हम लोग कल की क्लास में करेंगे। कल ऑलमोस्ट ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा आपका। और इसमें जो SN1 SN2 है वो तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो हमें सिर्फ जो फोकस करना है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे करना है, ठीक है। तो बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अगर हम इसकी देखेंगे तो 3 टाइप की हैं। एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती हैं, दूसरी एलिमिनेशन होती हैं। एलिमिनेशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें टाइम आपको नहीं लगेगा। एक रिएक्शन जो होती है इसकी विद मेटल होती है, जिसमें ग्रीनयार्ड रिएजेंट हम प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें भी टाइम नहीं लगेगा। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक की क्लास में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो बाकी हम लोग कल की क्लास में करते हैं।